नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनावों की सबसे जबरदस्त कवरेज के लिए मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस कार्यक्रम को, मेरे इस चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे बल्कि उस बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जैसे कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव साम दाम दंड भेद से जीतना चाहती है और उसके लिए मैं आपका ध्यान दो चीजों की तरफ खींचूंगा। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का यह बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह मुकाबला 80% बनाम 20% है। 80% जिनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, 20 जिनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है। हालांकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लिया, मगर चैनल पूरी तरह से लग चुका है यह साबित करने के लिए कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दरअसल 80% हिंदू और 20% मुसलमानों में मुकाबले की बात कही। मैं दो बातें कहता हूं। सबसे पहले, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, क्या जीत के लिए कोई और रास्ता नहीं है आपके पास? क्या अब भी आप बगैर हिंदू मुस्लिम किए नहीं जीत सकते? आचार संहिता की घोषणा को अभी कुछ ही देर हुई है और उसमें आप एक तरह से घोर सांप्रदायिक सोच और उन्माद फैलाना आपने शुरू कर दिया। मैं जानता हूं आपके समर्थक क्या कहेंगे कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने तो कहीं नाम नहीं लिया, वो तो साथ में सबका साथ और सबका विकास की भी बात कर रहे हैं। तो मैं पलट के आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं कि एक तरफ 80% जिनकी सकारात्मक ऊर्जा है, दूसरी तरफ 20% जिनकी नकारात्मक ऊर्जा है। अगर आप ये कहते हैं कि आपकी सरकार सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है, तो क्या आप उस 20% के साथ नहीं खड़े हैं? क्या आप उसके विकास के लिए काम नहीं करेंगे? क्योंकि आप तो सबका साथ और सबका विकास का नारा दे रहे हैं ना। आपके इस बयान में ही विरोधाभास है। जब आप यह कह रहे हैं कि मुकाबला 80% वर्सेस 20% है, 80% बनाम 20% है, तो जाहिर सी बात है आप सिर्फ सांप्रदायिकरण करना चाहते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। और पिछले कुछ अरसे से लगातार आपकी बयानबाजी यह साबित कर रही है कि आपको लगता है जीत का सिर्फ यही रास्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बड़ा सवाल, क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है? आपके सामने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग क्या कहता है। नो पार्टी और कैंडिडेट शैल इंक्लूड इन एनी एक्टिविटी विच मे एग्रीवेट एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस और क्रिएट म्यूचुअल हेट्रेड और कॉज टेंशन बिटवीन डिफरेंट कास्ट्स एंड कम्युनिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, जिसका अर्थ साफ है कि कोई भी प्रत्याशी लोगों के बीच धार्मिक और जातीय तनाव पैदा नहीं करेगा। और इसी से जुड़े हैं मेरे ये 3 सवाल। क्या योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है? क्या आदित्यनाथ बार बार समाज में तनाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या चुनाव आयोग इन पर एक्शन लेगा? चुनाव आयोग क्या योगी आदित्यनाथ पर एक्शन लेगा? एक तरफ उत्तर प्रदेश में घर घर जाकर यह माहौल पैदा करना कि देखो पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान ली जाने वाली थी, और अब मुख्यमंत्री एक मंच पर खड़े होकर खुलेआम यह बयान देते हैं कि मुकाबला 80% बनाम 20% है। और मीडिया की यह कवरेज देखिए, मीडिया इसमें बतला रहा है, बाकायदा बतला रहा है कि चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, वो उस 20% के साथ खड़े हैं। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और बार बार कहते रहूंगा, अगर गलती से विपक्ष जीत गया उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्योंकि मुकाबला अखिलेश यादव से है, अगर अखिलेश यादव जीत गए तो यह बहुत बड़ा चमत्कार होगा, राजनीतिक चमत्कार। और मैं बताता हूं फिर से क्यों। क्योंकि इसी तरह का प्रोपेगेंडा तमाम न्यूज चैनल्स में चलाया जा रहा है, तमाम अखबारों में आप देखते रहेंगे दोस्तों। उन अखबारों में सिर्फ और सिर्फ या तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, अखिलेश यादव का नामो निशान नहीं है। ऊपर से पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव आयोग ने फरमान जारी किया है कि 15 जनवरी तक आप कोई रैलीज नहीं करेंगे, कोई रोड शोज नहीं करेंगे। मैं इसका स्वागत करता हूं। यकीनन कोरोना काल में ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर दिक्कत क्या है दोस्तों? दिक्कत यह है कि फिर ऑपोजिशन के पास अपनी बात कहने का कोई जरिया नहीं रहेगा, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं दिखाई जाती। प्रियंका गांधी लगातार अपनी तमाम सभाएं करती हैं, वो कभी नहीं दिखाई जाती। लड़की हूं, लड़ सकती हूं को लेके उन्होंने मैराथन्स किए, कुछ विवादों में भी पड़े। वो मैंने इसी मंच पर आपको बताया था कि कोरोना के जो दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया एक रैली में। मगर मैं कुछ और कहने का प्रयास कर रहा हूं।
रैलियों पर पाबंदी है, मगर चुनाव आयोग को यह भी फैसला करना है कि फिर विपक्ष अपनी बात कहां से कहे, नंबर एक। नंबर दो, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए या उस मीडिया पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए जो घोर सांप्रदायिकरण कर रहा है इन चुनावों का। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा कि साम दाम दंड भेद से बीजेपी जीतना चाहती है, और उसकी एक और मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, असीम अरुण और राजेश्वर सिंह, एक आईपीएस ऑफिसर, एक ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर। दोनों ने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले इस्तीफा दे दिया, वीआरएस ले लिया, अब ये बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। अभी कल तक ये लोग सरकारी सेवा में थे। खबर क्या मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने वीआरएस ले लिया है। इसकी वजह चुनावी बताई जा रही है, वो बीजेपी में शामिल होंगे। आईपीएस असीम अरुण ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर इसकी घोषणा की। वो पोस्ट आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। उन्होंने वीआरएस ले लिया, बीजेपी में जा रहे हैं, यानी कि कल तक सरकारी सेवा कर रहे थे और आज जो है सीधे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आगे, उनके कन्नौज सदर सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसके साथ ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर, आपकी स्क्रीन पर राजेश्वर सिंह, ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह ने भी वीआरएस ले लिया है। उनके गाजियाबाद के साहिबाबाद से चुनाव लड़ने की चर्चा है। कौन राजेश्वर सिंह दोस्तों? जिन्होंने ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर रहते हुए एयरसेल मैक्सिस विवाद में इस शख्स पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को लगातार टारगेट किया। एक असीम अरुण, जिनके बारे में चर्चा है कि ये पत्रकारों को बरगलाते हैं, टारगेट करते हैं, धमकाते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहे और बगैर वक्त लगाए, बगैर किसी कूलिंग पीरियड के अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। बतौर दर्शक आपको ये बात सही लगती है? अब जब मैं वो सवाल लगातार आपके सामने उठाता था कि कुछ नौकरशाह जो हैं वो बीजेपी के पार्टी वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं, तब आप में से कई लोगों को बुरा लगता था। फिर ये क्या मिसाल है? क्या राजेश्वर जी और असीम अरुण साहब को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती? कम से कम 1-2 साल तो बिता देते। आपको चुनाव लड़ने की इतनी भूख थी, इतनी जल्दी थी कि आपने वक्त से पहले रिटायरमेंट ले लिया और आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, अब चुनाव लड़ेंगे। गजब है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने 3 नौकरशाहों के बारे में एक खत लिखा है और अखिलेश यादव ने करारा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी ने किन लोगों को टारगेट किया है वो चेहरे आपके स्क्रीन पर हैं। अवनीश अवस्थी जो कि उप मुख्य सचिव हैं, नवनीत सहगल अतिरिक्त मुख्य सचिव सूचना, श्री प्रशांत कुमार जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, और अमिताभ यश एडीजी पद पर कार्यरत हैं। समाजवादी पार्टी कह रही कि ये तमाम लोग जो हैं वो भाजपा के कार्यकर्ताओं के तौर पर काम कर रहे हैं, और इसमें दो राय नहीं है। मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि अवनीश अवस्थी वो शख्स हैं जिन्होंने नागरिकता बिल के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, बहुत कड़ाई का निर्देश उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया था, और उसका नतीजा था बेरहमी से कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था जो लोग नागरिकता बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। यही नहीं, उन्होंने इस सरकार के आलोचकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मुहिम की। यही नहीं, हाथरस में जब गुड़िया पर जो अत्याचार हुआ, उसका बलात्कार, उसके बाद हत्या और रातों रात उसके शव को पेट्रोल छिड़क के जला दिया गया, इसके पीछे भी सोच अवनीश अवस्थी की थी। नवनीत सहगल, एक तस्वीर आपको याद होगा, बहुत पहले मैंने आपको दिखाई थी। नवनीत सहगल मंच पर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ की फोटो ले रहे हैं, एक प्रेस फोटोग्राफर या एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर। तो आज की तारीख में अगर यह खत लिखकर समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये लोग कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं, तो कौन सा गलत कह रहे हैं बताइए? लॉ एंड ऑर्डर एजीडी प्रशांत कुमार कौन है? ये वही शख्स है जब हाथरस में गुड़िया के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या होती है तो जांच रिपोर्ट आने से पहले ही कह देते हैं नहीं साहब उनका रेप नहीं हुआ था। उन्होंने कह दिया नहीं साहब कोई बलात्कार नहीं हुआ था और ये फजूल का मामला है। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी लॉ एंड ऑर्डर एडीजी को और प्रशांत कुमार से कहा था क्या तुम इसी तरह से अपनी बेटी का भी शव रात में जला देते अगर उसके साथ ऐसा होता? सीबीआई की रिपोर्ट आती है और उसमें यह पुष्टि हो जाती है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी।
इस तरह से नौकरशाह काम कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी आज की तारीख में मुद्दा उठा रही है तो कौन सा गलत कह रही है? अब इसको आपको जोड़ के देखना पड़ेगा असीम अरुण और राजेश्वर सिंह को। जब ये लोग पद पर बने रहे तो ये ऐसा काम करते रहे जिससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलती रही, चाहे वो ईडी का हिस्सा थे, चाहे वो पुलिस का हिस्सा थे। अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे आप इस पार्टी के समर्थक भी हों, उनके दिमाग में भी तो ये बात कौंधनी चाहिए कि भाई सरकारी मर्यादाएं होती हैं, नौकरशाही अफसरशाही को लेकर कुछ मर्यादाएं होती हैं, इन्होंने उसको धराशायी कर दिया है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसे कई मौके रहे हैं जब ब्यूरोक्रेट्स ने इस्तीफा देकर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया या आईपीएस ऑफिसर्स ने पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, मगर यहां बेशर्मी से वक्त से पहले इस्तीफा देना और चुनाव लड़ने के लिए जो है लाइन में खड़े हो जाना। और अवनीश अवस्थी के बारे में भी कहा जा रहा है कि रिटायर होकर ये भाजपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे, या मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि वो इसी चुनाव में मैदान में ना उतर जाएं, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि विपक्ष का रास्ता कितना मुश्किल है, क्योंकि मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस इस कदर भारतीय जनता पार्टी के हां में हां मिलाकर चल रही है, उनके साथ है। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य की जनता ये तमाम चीजें देख रही है और वो जवाबदेह बनाएगी अपने सरकार को, ताकि भविष्य में इस तरह की चीजें ना दोहराई जाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।